जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों, बीएसटीसी 2023 मॉडल पेपर जो राजस्थान जीके के जो 50% आने वाले हैं दोस्तों, उनको अपन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और 2023 में बिल्कुल इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 50% जीके के पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ मैं, और एक एक प्रश्न की व्याख्या करने वाले हैं। यानी कि यूँ मान के चलो दोस्तों, आप 50% नहीं, कितने परसेंट पढ़ोगे, यानी कि 50 को, यानी कि एक प्रश्न में आपको 3% और मिलने वाले हैं। तो लगभग 300-400 प्रश्न आपको अभी होने वाले हैं आपके सामने। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर दोस्तों, ठीक है ना। पहला प्रश्न है अपना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि राजस्थान में, यानी कि किसी भी राज्य में, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो आपको होगा, आपको पता होगा, यानी कि राजस्थान में, यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, राजस्थान का परंपरागत प्राचीन उद्योग कौन सा है। यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम परंपरागत उद्योग कौन सा है दोस्तों, परंपरागत उद्योग कौन सा है। तो परंपरागत उद्योग की बात करें अपन, सूती वस्त्र उद्योग। यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। इसकी सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहले मिल खुली थी दोस्तों 1889 में। कहाँ पर खुली थी इसकी, ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। ब्यावर शहर अजमेर में सूती वस्त्र मिल की, यानी कि सबसे प्राचीन सूती वस्त्र मिल है, सूती वस्त्र उद्योग मिल जो ये ब्यावर अजमेर में, ठीक है ना। और दूसरा यानी कि सीमेंट उद्योग। यानी कि राजस्थान में सीमेंट का कारखाना सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में खुला था दोस्तों। कहाँ खुला था, लाखेरी बूंदी में सीमेंट का कारखाना खुला था। शक्कर उद्योग, यानी कि शक्कर उद्योग भी, यानी कि इसकी बात करें अपन, चीनी उद्योग, यानी कि प्रथम मिल इसकी लगी थी सूरतगढ़, नहीं सॉरी, भोपाल सागर, है ना, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। प्रथम सूती वस्त्र ये शक्कर मिल की, यानी कि ये खुली थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका यानी कि राजस्थान प्राचीनतम उद्योग कौन सा है। तो सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे प्राचीनतम उद्योग हो जाएगा दोस्तों। इसकी यानी कि प्रथम मिल यानी कि 1889 में ब्यावर अजमेर में खुली थी दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। यानी कि किस किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं दोस्तों। तो राजस्थान का गौरव यानी कि कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ की बात करें अपन, तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद में। कहाँ है ये, राजसमंद में स्थित है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया था। तो इसका निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था अपनी पत्नी कोमल देवी की याद में। और इसी दुर्ग में यानी कि राजस्थान यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ के दुर्ग में यानी कि एक कटारगढ़ है। तो कटारगढ़ को क्या कहते हैं, राजस्थान यानी कि तीसरी आंख कहते हैं कटारगढ़ को। कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही यानी कि राणा कुंभा की हत्या उसी के पुत्र उदय के द्वारा कर दी गई थी। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। ये प्रमुख घटनाएं किस दुर्ग में हुई थी, कुंभलगढ़ दुर्ग में। और भारत की महान दीवार यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर, ठीक है ना। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित दोस्तों। तो मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ है ये, जोधपुर में। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था 1459 में। इसका निर्माण कब करवाया था, राव जोधा के द्वारा 1459 में करवाया था। और ऐसा माना जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करनी माता ने अपने हाथों से रखी थी। और ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। कौन से पहाड़ी पर, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर जैसे चामुंडा माता का मंदिर है, नागणेची माता का मंदिर है, भूरे खां की मजार है, ठीक है ना। और भी अन्य अन्य दर्शनीय स्थल है यहाँ पर। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इसमें तो बहुत सारी, यानी कि जितनी बातें करें उतनी कम है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में स्थित है। ये यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जोर हुआ था यहाँ पर, सबसे बड़ा यानी कि 1300
3 में यानी कि प्रथम जोहर हुआ था यहाँ पर। और राजस्थान में सर्वाधिक जोहर भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। चित्तौड़गढ़ का निर्माण यानी कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। यानी कि राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं दोस्तों, तो इस किले यानी कि चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं। और राजस्थान का गौरव यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग नहीं आए और फिर बाद में कुछ और दे दे तो राजस्थान का गौरव बाजरे को भी कहते हैं। किससे कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का गौरव बाजरे को भी कहते हैं। यदि बाजरा भी ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान का गौरव दोस्तों खेजड़ी को कहते हैं। किसे कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं। तो इसी प्रकार से अपन एक एक यानी कि प्रश्न में व्याख्यात्मक रूप से पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अभी तो यानी कि 3 प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न आपके माइंड में आ गए होंगे दोस्तों। तो देखते रहेगा। रणथंभौर दुर्ग ये कहाँ स्थित है, रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों सवाई माधोपुर में। कहाँ है ये, सवाई माधोपुर में बना हुआ है। ये 7 पहाड़ियों के बीच एक अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है दोस्तों। और ये अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है यानी कि राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बाकी ये दुर्ग बख्तर बंद है। ठीक है ना। एकमात्र त्रिनेत्र गणेश का मंदिर यहीं स्थित है। एक खंबे की छतरी है, 32 खंभों की छतरी यानी कि न्याय की छतरी जिसे कहते हैं। और भी चर्चा करते रहेंगे अपन, वीडियो में बने रहेगा दोस्तों। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका, यानी कि कमेंट करिएगा दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो बिल्कुल 2023 में एकीकरण में यानी कि पूछे जाने वाले प्रश्न है ये बीएसटीसी एग्जाम में। राजस्थान के एकीकरण यानी कि चरणों में सबसे बड़ा चरण कौन सा है, यानी कि प्रथम चरण की बात करें तो ये प्रथम चरण यानी कि 18 मार्च 1948 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण का ये हुआ था दोस्तों। प्रथम चरण जिसका नाम क्या था, मत्स्य संघ था। ठीक है ना। क्या नाम था इसका, मत्स्य संघ था। ठीक है ना। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था, यानी कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन हुआ था प्रथम चरण का। इसमें कौन कौन सी रियासतें थी, तो यानी कि ABCD से यानी कि अलवर, बी से भरतपुर, याद रखना ABC यानी कि करौली, डी से धौलपुर यानी कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये इनकी रियासतें थी। तृतीय चरण के बाद यानी कि दूसरा चरण भी दे रखा है। दूसरे चरण का उद्घाटन ये कब हुआ था दोस्तों, तो इसका दूसरा चरण कब ये हुआ था, तो 18 मार्च तक हो गया। ठीक है ना। 25 मार्च 1948 को ये हुआ था, 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण की बात करें तो यानी कि ये 18 अप्रैल 1948 हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 18 अप्रैल 1948 में ये हुआ था। और चौथे चरण की बात करें तो ये हुआ था 30 मार्च 1949। प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा यानी कि राजस्थान का एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में, 7 चरणों में। तो इनमें से सबसे बड़ा चरण कौन सा था, तो सबसे बड़े चरण की मैं बात करूं तो इसका सबसे बड़ा चरण हो जाएगा चतुर्थ चरण, क्योंकि इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी दोस्तों इसलिए। और 23 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों, तो एक तो हो जाएगी जयपुर, एक जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये 4 बड़ी रियासतें शामिल होने के कारण यानी कि ये सबसे बड़ा चरण है। और राजस्थान दिवस भी इसी 30 मार्च को ही मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना। आइए देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन में। राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। ये राज्य व्यवस्था का यानी कि राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला का नाम बताना है दोस्तों। ठीक है ना। शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी, गिरजा व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गायत्री देवी। गायत्री देवी की मैं बात करूँ तो ये मान सिंह की पत्नी थी। मान सिंह सेकंड ठीक है ना। मान सिंह सेकंड जो कहाँ का शासक था, यानी कि जयपुर का। तो ये कूच बिहार की राजकुमारी थी गायत्री देवी। ठीक है ना। मान सिंह पोलो के खिलाड़ी थे यानी कि बहुत, तो ये इनकी पत्नी थी। ये राजस्थान से यानी कि प्रथम लोकसभा में चुने जाने वाली महिला थी। यानी कि राजस्थान में मैं लोकसभा की बात करूँ, लोकसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, तो लोकसभा की सीटें हो जाएगी 25। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, राजस्थान में तो 10 सीटें हैं। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं दोस्तों, राजस्थान में तो 200 सीटें हो जाएगी। ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। और यानी कि विधानसभा की यानी कि कितने विधानसभा विधायक बनते हैं, तो 200। राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25। अब प्रश्न आता है यानी कि राजस्थान से कितने सांसद चुनकर केंद्र में जाते हैं, तो दोस्तों 25 तो ये और 10 ये, यानी कि कितने जाते हैं, टोटल 35 सांसद चुनकर केंद्र में जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। यशोदा देवी की मैं बात करूँ तो राजस्थान की यानी कि प्रथम महिला ये विधायक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना।
आगे देखिएगा दोस्तों, 6 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन में। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? यानी कि मानसून का जुआ किसे कहते हैं दोस्तों? मानसून मानसून का जुआ किसे कहते हैं? तो उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कृषि मानसून पर क्या निर्भर है दोस्तों? कृषि। तो कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान की यानी कि कृषि मानसून पर ही निर्भर है, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी यानी कि पानी की यानी कि जल की कमी है, इसलिए मानसून के अवसर पर ही कृषि होती है। ठीक है ना दोस्तों? आगे देखिएगा दोस्तों, किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? यानी कि राजस्थान का यानी कि कौन सा अभिलेख है जिसको यानी कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? तो यहाँ बात करें दोस्तों मंडोर का अभिलेख, तो मंडोर का अभिलेख कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है मंडोर का अभिलेख? तो ये हो जाएगा दोस्तों जोधपुर में। ठीक है ना? अपराजित शिलालेख, अपराजित शिलालेख मान, ये भी जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है ना? मानमोरी शिलालेख, कणसवागा शिलालेख दोस्तों कोटा में। कहाँ है ये? कोटा में हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं बात करूँ यहाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक जाता है दोस्तों। ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? तो डूंगरपुर में यानी कि प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरीशंकर उपाध्याय, भोजीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा की मैं बात करूँ तो यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी इसने। ठीक है ना? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। हरिदेव जोशी यानी कि राजस्थान में यानी कि संभागीय व्यवस्था को वापस शुरू करने वाले थे हरिदेव जोशी, मुख्यमंत्री भी थे। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजीलाल पांड्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? भोजीलाल पांड्या। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी भोजीलाल पांड्या को। और भोजीलाल पांड्या को ही क्या कहते हैं दोस्तों? वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं भोजीलाल पांड्या को दोस्तों? तो वागड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है ना? वागड़ का गांधी कहते हैं दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर किस शहर को कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ मैं बात करूँ यानी कि अजमेर। तो अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का मक्का कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है ना? अरावली का अरमान। तो और बात करें अपन ये उदयपुर, इसको वाइट सिटी कहते हैं, सफ़ेद सिटी कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। ठीक है ना? डूंगरपुर को यानी कि डूंगरपुर को क्या कहते हैं? यानी कि पहाड़ों की नगरी कहते हैं। ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। ठीक है ना? आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देखिएगा दोस्तों, 10 नंबर का प्रश्न है। यानी कि इसी प्रकार अपन एक एक प्रश्न के बारे में यानी कि विस्तार से यानी कि व्याख्या करते रहेंगे। तो 50 प्रश्न होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 2023 में होने वाले बेस्ट इसके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यानी कि 56 का मैदान संबंधित है। 56 का मैदान किस क्षेत्र में है दोस्तों? पूर्वी मैदान, अर्धशुष्क क्षेत्र, हाडोती का पठार, मध्य माही बेसिन। यानी कि मध्य माही बेसिन। माही नदी की मैं बात करूँ तो माही नदी जैसे उल्टे यू आकार में बहती है दोस्तों, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी है माही नदी। तो ये राजस्थान यानी कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, दो बार काटती है। 2 बार का मतलब एक बार जाते समय और एक बार वापस आते समय। तो यानी माही नदी उल्टे यू आकार की हो जाएगी। ये इसमें 3 नदियों का संगम होता है यहाँ पर, सोम, माही, जाकम। यानी कि इधर से आती है जाकम, इधर से आती है सोम। यानी कि 3 नदियों का संगम कहाँ होता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। कहाँ होता है दोस्तों? नवाटापुरा डूंगरपुर में होता है। तो ये 56 का मैदान यानी कि जो माही बेसिन है ना, माही बेसिन को क्या कहते हैं दोस्तों? 56 नदी नालों का समूह होने के कारण 56 का मैदान कहते हैं इसे। ठीक है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य माही बेसिन। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं अपन दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? अभी अब चर्चा की थी अपन सफ़ेद शहर के बारे में। जिलों की नगरी, सफ़ेद शहर, वाइट सिटी। ठीक है ना? महलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं दोस्तों उदयपुर को। किसे कहते हैं दोस्तों? उदयपुर को कहते हैं। ठीक है ना? सफ़ेद सिटी, वाइट सिटी, महलों की नगरी। ठीक है ना? ब्यावर में यानी कि बता दिया था मैंने, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल लगी थी यहाँ पर। राजसमंद की बात करूँ तो कांकरोली राजसमंद में यानी कि राजस्थान का टायर टोप का सबसे बड़ा कारखाना है। मकराना का यानी कि संगमरमर प्रसिद्ध है। ठीक है ना? ताजमहल के लिए जो संगमरमर ले जाया गया था वो मकराना की खान से ले जाया गया था। मकराना कहाँ है? नागौर में। ठीक है ना? आगे देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल शानदार सीरीज होने वाली है दोस्तों ये।
दुर्सा आडा ने अपने डेंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखी थी? जो दुर्सा आडा था दोस्तों, अकबर के दरबार में रहा करता था। इसके द्वारा जो डेंगल कविताएं लिखी गई थी किस शासक के पक्ष में लिखी थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान, हमीर देव, राणा सांगा। तो ये लिखी थी दोस्तों महाराणा महाराणा प्रताप के महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। दुर्सा आडा ने क्या लिखी थी? डिंगल कविताएं लिखी थी दोस्तों, ठीक है ना। और पृथ्वीराज राठौड़ था ना दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की थी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बैठकर की थी उसने। उसमें यानी कि पाथल व पीथल, तो पाथल पीथल किसकी है? तो पाथल पीथल हो जाएगी दोस्तों कन्हैयालाल सेठे की, जिसमें पाथल कहा गया है महाराणा प्रताप को, जबकि पीतल कहा गया है पृथ्वीराज राठौड़ को, ठीक है ना। और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो वेली कृष्ण रुक्मणीरी लिखी गई थी उसको दुर्सा आडा ने क्या कहा है? यानी कि 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। किसने कहा था? दुर्सा आडा ने। किसे? वेली कृष्ण रुक्मणीरी को। वेली कृष्ण रुक्मणी किसका ग्रंथ है? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था दोस्तों, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सुनने में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपके कितने परसेंट सही होते हैं दोस्तों, आपकी तैयारी कितनी, आप अपनी तैयारी को खुद एनालिसिस कर सकते हो। यानी कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? यानी कि जल दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार दोस्तों कितने दुर्ग होते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, दुर्गों की 9 श्रेणियां बताई गई है दोस्तों शुक्र नीति के अनुसार। एरण दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग, सैन्य, शाही, ऐसे करके यानी कि 9 श्रेणियां थी। तो जल दुर्ग को ही क्या कहते हैं? औद्योगिक दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग को ही और क्या किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक दुर्ग कहते हैं। यानी कि अचलगढ़ दुर्ग की बात करूँ तो अचलगढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग हो जाएगा दोस्तों सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस दुर्ग का निर्माण तो यानी कि परमार शासकों के द्वारा करवाया था, जबकि इसका आधुनिक निर्माण राणा कुंभा के द्वारा यानी कि महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण 1452 में करवाया था, ठीक है ना। यहाँ दुर्सा आडा की मूर्ति भी लगी हुई है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग में, याद रखना दोस्तों। और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अपन बात कर चुके हैं, जोधपुर में हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ में। तो जल दुर्ग की मैं बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ यानी कि किन 2 नदियों के संगम पर है? तो चित्तौड़गढ़ की बात करें अपन तो यानी कि गंभीरी व बेंडच, गंभीरी व बेंडच नदियों के संगम पर है ये, बेंडच व गंभीरी, ठीक है ना। गंभीरी व बेंडच नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग की बात करूँ मैं तो गागरोन दुर्ग काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। काली सिंध और आहू, ठीक है ना। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर बना हुआ, इसलिए इसे गागरोन दुर्ग को क्या कहते हैं दोस्तों? जल दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। और जल दुर्ग यानी कि भैंस रोड गढ़ दुर्ग को भी क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। आइए देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? यानी कि रानी जो सती थी उसका वास्तविक नाम क्या था? गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। तो रानी सती की मैं बात करूं तो इसका मूल नाम हो जाएगा यानी कि वास्तविक नाम नारायणी देवी था। क्या नाम था दोस्तों? नारायणी देवी था रानी सती का। रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो इसका प्रसिद्ध मंदिर है झुंझुनू में। हालांकि रूप कंवर सती होने के बाद यानी कि सती का मेला बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों, सती का नाम लेना भी ये अपराध माना जाता है, ठीक है ना। तो रानी सती का यानी कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। ये अपने पति तनधन दास के साथ सती हो गई थी दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो मृत नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों? तो मृत नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? बनास नदी, घग्गर नदी, लूणी नदी, माही नदी। तो यानी कि बनास नदी की मैं बात करूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी हो जाएगी, 480 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ठीक है ना। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है दोस्तों। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। और बनास नदी पर यानी कि बहुत सारे यानी कि त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। एक तो यानी कि बिगोद नामक स्थान मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास बना हुआ है, जिसमें बेंडच मेनाल यानी कि बनास बेंडच कोटारी बनास बेंडच और मेनाल। बनास एक तो हो जाएगी बनास और एक हो जाएगी मैनाली, बनास मैनाली और एक हो जाएगी बेंडच, ठीक है ना। बेंडच, बनास बेंडच मैनाली नदियों का संगम कहाँ होता है? बिगोद भीलवाड़ा के आसपास होता है, ठीक है ना। तो और बात करें घग्गर नदी, तो घग्गर नदी का उद्गम की बात करें तो कालका की पहाड़ियाँ शिवालिक से होता है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश से। और ये राजस्थान में यानी कि टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है।
और इस यानी कि घग्गर नदी की लंबाई की बात करूँ तो ये अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी 495 किलोमीटर। कितनी लंबी है दोस्तों? 495 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और इसी नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? नाली नदी कहते हैं, मृत नदी कहते हैं दोस्तों। और इस नदी का पानी तेज बारिश आने पर इसका घग्गर नदी का पानी पाकिस्तान के पास चला जाता है, जिसे फोर्ट अब्बास तक चला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके अपवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं और पाकिस्तान में हकरा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मृत नदी भी इसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। लूणी नदी की मैं बात करूं तो लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से। कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है दोस्तों। ये नदी दो धाराओं के रूप में होता है, सागरमती व सरस्वती के रूप में निकलती है दोस्तों। सागरमती व सरस्वती दो धाराओं के रूप में निकलती है। दोनों धाराएं गोविंदगढ़ के निकट मिल जाती है दोस्तों। कहाँ पे मिल जाती है? गोविंदगढ़ में मिल जाती है। गोविंदगढ़ में मिलने के बाद इस नदी को किस नाम से जानते हैं? लूणी नदी के नाम से जानते हैं। और लूणी नदी की मैं बात करूँ तो ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 6 जिलों में बहती है। यानी कि सबसे पहले अजमेर से निकलती है ये। अजमेर से निकलने के बाद ये जाती है अजमेर से, ठीक है ना दोस्तों। अजमेर फिर जाती है ये पाली, अजमेर, पाली, नागौर और जोधपुर, जालौर, ठीक है ना। ये 6 जिलों में बहती है। और इसकी लंबाई की बात करूँ तो लूणी नदी की लंबाई हो जाएगी 330 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 330 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और भी बात करते रहेंगे अपन दोस्तों। ये आधी खारी व आधी मीठी नदी है, ठीक है ना। माई नदी के बारे में बात कर चुके अपन। आगे देखिएगा दोस्तों, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? यानी कि बोराट का जो पठार है दोस्तों वो राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बोराट का पठार, बोराट के पठार की मैं बात करूं तो ये फैला हुआ है दोस्तों उदयपुर से राजसमंद के बीच में। उदयपुर से राजसमंद के बीच में कौन सा पठार फैला हुआ है दोस्तों? बोराट का पठार, ठीक है ना। उदयपुर से राजसमंद के बीच में फैला हुआ है बोराट का पठार। तो आगे देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? बच्चों वाला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बिल्कुल ये तो सभी को आ ही जाएगा। यानी कि धौलपुर सबसे छोटा जिला हो जाएगा दोस्तों। धौलपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले छोटा जिला दौसा था। कौन सा था? दौसा। सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। 38,401 किलोमीटर है। धौलपुर यानी कि जैसलमेर से कितना गुना छोटा है? यानी कि कितना छोटा है? यानी कि तो ये हो जाएगा 66 पॉइंट, लगभग 66 पॉइंट के आसपास छोटा है ये, ठीक है ना। आइए देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल कहाँ स्थित है? यानी कि सामोद महल कहाँ बना हुआ है राजस्थान में? तो सामोद महल की मैं बात करूँ तो ये बना हुआ है दोस्तों जयपुर में, ठीक है ना। अब ज़्यादा अपन टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, जो वेरी इंपॉर्टेंट जो बात होगी वो बता दूंगा मैं दोस्तों। सामोद महल कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है जयपुर में। अलवर की बात करूँ तो अलवर में यानी कि भरथरी का यानी कि मेला लगता है, भरथरी महल भी बना हुआ है, ठीक है ना। और भरतपुर में यानी कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, राजेश्वरी माता का मंदिर है यहाँ पर भरतपुर में ही, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है भरतपुर में। टोंक में की बात करूँ तो यहाँ मुबारक महल बना हुआ है, और राजस्थान में एक मुबारक महल जयपुर में भी बना हुआ है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? यानी कि प्रजामंडल हुए थे तो वो सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही प्रजामंडल का, ठीक है ना। कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, मीठालाल व्यास। मीठालाल व्यास तो दोस्तों कहाँ का था? ये था जैसलमेर का। कहाँ? जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक था, ठीक है ना। गोकुल भाई भट्ट की मैं बात करूँ तो गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? इसे गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का गांधी कहते हैं। और इसका करेक्ट आंसर भी ये हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है ना। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी यानी कि बांसवाड़ा का हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? यानी कि ये जो शासक दे रखे हैं इनमें से जोधपुर राज्य का शासक कौन नहीं था? जसवंत सिंह बिल्कुल था, अजीत सिंह ये भी था, अनूप सिंह ये नहीं था दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनूप सिंह, ये बीकानेर के शासक थे, ठीक है ना।
बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह। इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का क्या बनाया था, मंदिर बनवाया था जूनागढ़ में, ठीक है ना। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, जिसे राती घाटी का किला भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और राजस्थान का प्रथम दुर्ग था जिस पर यानी कि लिफ्ट का प्रयोग किया गया था। अजीत सिंह की बात करें तो ये जोधपुर के थे। और दुर्गादास राठौड़ ने इनको राजा बनाया था। जसवंत सिंह, ठीक है ना। मोटा राजा उदय सिंह यानी कि प्रताप यानी कि अकबर की दीनता स्वीकार की थी मोटा राजा उदय सिंह ने। और बात करें अपन अगले प्रश्न के बारे में, बिल्कुल शानदार शानदार प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों। 50 प्रश्न आपकी मुट्ठी में होने वाले हैं। अभी 50 तो प्रश्न है दोस्तों, कितनी ही जानकारियाँ मिलने वाली हैं आपको अभी। देखिएगा अगला प्रश्न ये है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से लगती है, यानी कि राजस्थान की सीमा की बात करें तो कितने राज्यों से लगती है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि ये राजस्थान का जैसे ये मैप बना दिया मैंने, ठीक है ना। ये राजस्थान का मैप है माना कि, ठीक है ना। तो ये इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो यानी कि एक तो देश से लगती है इधर नल्ले से यानी कि पाकिस्तान से, एक यहाँ पंजाब हो जाएगा दोस्तों, फिर बाद में हरियाणा हो जाएगा, फिर इधर यूपी हो जाएगा, इधर एमपी हो जाएगा और इधर गुजरात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, गुजरात हो जाएगा। तो कितने हुए, यानी कि राज्य तो कितने हुए, हरियाणा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि 5 राज्य हो गए और एक देश हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 राज्यों से लगती है राजस्थान की सीमा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 32,87,263 तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, प्रतिशत पर पूछा है, तो प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, लगभग 10 पॉइंट के आसपास है। तो इसमें अपन ऑप्शन को देखते हुए क्या करेंगे दोस्तों, 11%, ठीक है ना, 11% हो जाएगा दोस्तों। 10.41 है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इस ऑप्शन के आधार पर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है, तो भील जो जनजाति हैं ये राजस्थान के किस भाग में निवास करती हैं, उत्तरी भाग में, दक्षिण भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिम भाग में। तो राजस्थान में सर्वाधिक भील जनजाति की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान में रहती है, तो दक्षिणी भाग हो जाएगा, ठीक है ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के आसपास सर्वाधिक निवास करती है भील जनजाति। ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी हो जाएगी, भील जनजाति। कर्नल जेम्स टोड ने ही भीलों को क्या कहा है दोस्तों, वन पुत्र कहा है। क्या कहा है इन्हें, वन पुत्र कहा है भीलों को, ठीक है ना, वन पुत्र। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, यानी कि दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दारी संस्कार कौन सी जनजाति में देखने को मिलता है दोस्तों। तो दारी संस्कार की अपन बात करें तो दारी संस्कार ये देखने को मिलता है दोस्तों सहरिया जनजाति में। सहरिया जनजाति राजस्थान के सर्वाधिक ये 12 जिले में निवास करती है। 12 जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। 98% ये जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती हैं, ठीक है ना। और ये अपना यानी कि जो वाल्मीकि थे उनको अपना आदि पुरुष मानते हैं सहरिया, ठीक है ना। और सहरिया यानी कि सीताबाड़ी का मेला लगता है उसमें सर्वाधिक भाग लेती हैं। गरासिया की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया सिरोही जिले में निवास करते हैं। कहाँ पे, सिरोही जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। और मीणा तो राजस्थान की यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन सी जनजाति आती है, मीणा जनजाति। ये मीणा के भी 2 भाग थे, यानी कि पुराण जमींदार मीणा और जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। तो यानी कि जो चौकीदार मीणा है वो राजस्थान के यानी कि पूर्वी भाग में रहते हैं अधिकतर, जयपुर, दौसा, अलवर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर के आसपास। और पुराणवासी मीणा ये रहते हैं दक्षिणी राजस्थान में, उदयपुर में। और ये बात करें अपन सर्वाधिक मीणा जनजाति कौन से जिले में निवास करते हैं, तो उदयपुर जिला हो जाएगा, ठीक है ना। भील जनजाति के बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है, यानी कि इनमें से कौन सा चित्र कागज पर निर्मित है। फड़ की बात करें तो फड़ का सर्वाधिक निर्माण यानी कि फड़ का सर्वाधिक काम कहाँ होता है दोस्तों, शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ होता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ का सर्वाधिक काम होता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार थे दोस्तों श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, ठीक है ना। फड़ क्या होती है, यानी कि कोई भी देवी देवताओं के यानी कि जीवन से संबंधित चित्र अंकित रहते हैं। फड़ यानी कि कपड़े की होती है, किसकी होती है, ये कपड़े की होती है। और यानी कि फड़ कभी फट जाती है तो दोस्तों इसको पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है, पुष्कर झील में विसर्जित कर दिया जाता है। सांझी क्या होती है दोस्तों, सांझी यानी कि
जो सांझी यानी कि लड़कियों के द्वारा अविवाहित जो लड़कियां होती हैं दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं सांझी के। और राजस्थान में यानी कि केले की सांझी की बात करें तो केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो केले की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और राजस्थान में साजिया मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो मच्छंदर नाथ मंदिर जो उदयपुर में बना हुआ वो उसे क्या कहते हैं? साजिया मंदिर कहते हैं। और कावड़ की बात करें तो ये कावड़ किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लकड़ी की। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर पाने हो जाएगा। पाने किस पर निर्मित होते हैं? कागज पर निर्मित होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी तो यानी कि बहुत शानदार शानदार प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल वही प्रश्न लेकर आया हूँ मैं जो आने वाले यानी कि एग्जाम में पूछे जाने लायक है, बिल्कुल, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले? यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले राजस्थान में? नलियासर, नगर, बेराट, कालीबंगा। तो नलियासर कहाँ है दोस्तों? नलियासर की बात करें तो ये सांबर हो जाएगा, सांबर जयपुर में। नगर ये चित्तौड़गढ़ में। बेराट ये यहाँ से मिले थे दोस्तों, क्या मिले थे यहाँ से? बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अवशेष। तो बेराट की सभ्यता कहाँ हो जाएगी? जयपुर में, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेराट। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर है? ये इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं अपन, यानी कि भारत का मक्का किसे कहते हैं? तो भारत का मक्का कहते हैं दोस्तों अजमेर को। जिसे कहते हैं अजमेर को क्या कहते हैं दोस्तों? भारत का मक्का कहते हैं, ठीक है ना। शिखर दिल्ली यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को राजस्थान का हरदे भी कहते हैं, भारत का मक्का कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, रानी भटियानी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में रानी भटियानी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? रानी भटियानी की बात करें तो इनका मेला लगता है जसोल बाड़मेर में। कहाँ लगता है? जसोल बाड़मेर में रानी भटियानी का मेला लगता है दोस्तों। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? ये यहाँ पे गलत दे रखा है दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या बता दोस्तों? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला लगता है मल्लीनाथ पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है मल्लीनाथ पशु मेला, ठीक है ना। और मल्लीनाथ जी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम मालानी क्षेत्र था। और बात करें डेग भरतपुर में, यानी कि डेग भरतपुर को राजस्थान में क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं दोस्तों? डेग भरतपुर को कहते हैं। जबकि प्रश्न आ जाए केवल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो महलों की नगरी तो कहते हैं उदयपुर को। किसे कहते हैं? उदयपुर को, ठीक है। और जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डेग भरतपुर को। शाहबाद दुर्ग की, शाहबाद कहाँ है? तो 12 में शाहबाद दुर्ग बना हुआ वहाँ पे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ स्थित है? यानी कि अपन छतरियों के बारे में बात करें तो छतरियों से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं दोस्तों? एक तो पूछ सकते हैं कंबो के आधार पर, एक पूछ सकते हैं यानी कि राज परिवार से संबंधित, और एक आ सकता है यानी कि छतरी कहाँ स्थित है। तो यहाँ बात करें अपन कोडमसर, कोडमसर यानी बीकानेर में हो जाएगा। कोलायत ये बीकानेर में हो जाएगा। नोखा ये भी बीकानेर में। तो यानी कि बीकानेर का ही पूछ रहा है, तो बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ कहाँ स्थित है? यानी कि बीकानेर के राज परिवार की छतरियाँ हो जाएगी देवी कुंड की छतरियाँ। देवी कुंड सागर की छतरियाँ हो जाएगी बीकानेर के शासकों की छतरियाँ। बीकानेर के शासकों का शमशान घाट है ये देवी कुंड की छतरियाँ, ठीक है ना। जोधपुर के शासकों का जोधपुर के शासकों की छतरियाँ हो जाएगी मंडोर जोधपुर में। कहाँ हो जाएगी? मंडोर जोधपुर में जोधपुर के शासकों की। जबकि जयपुर के शासकों की छतरियाँ कहाँ है? तो जयपुर के शासकों की गेट और की छतरियाँ हो जाएगी। जयपुर के शासकों की गेट और की छतरियाँ, ठीक है ना। और उदयपुर में जो सिसोदिया वंश था उनकी सिसोदिया वंश की हो जाएगी अहाड़ की छतरियाँ। अहाड़ की छतरियाँ किस वंश की है? तो उदयपुर के यानी कि सिसोदिया वंश की। और बूंदी की हाडा वंश की हो जाएगी दोस्तों क्षार बाकी। बूंदी की तो हो जाएगी केसर बाकी छतरियाँ। कैसे हो जाएगी? केसर बाकी छतरियाँ। और कोटा के शासकों की हो जाएगी क्षार बाकी छतरियाँ, ठीक है ना। तो आपको यानी कि संपूर्ण जानकारी मिल गई। यानी कि जो मेवाड़ का जो सिसोदिया वंश था उनकी छतरियाँ अहाड़ की छतरियाँ अहाड़ में बनी हुई है। गेटौर की छतरियाँ ये कछवा राजवंश की है। मंडौर की छतरियाँ यानी कि जोधपुर के राठौड़ों की है। और ये केसर बाकी छतरियाँ बूंदी के हाडा वंश की है। और ये अक्सार बाकी छतरियाँ कोटा की शासकों की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी कुंड सागर की छतरियाँ बीकानेर राज परिवार की छतरियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन में, केला देवी मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? केला देवी का मंदिर दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। तो दो नदियां हैं काली सील और काली सिंध। तो दोस्तों यहाँ काली सिंध दे रखा है तो काली सील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली सील नदी के किनारे है केला देवी का मंदिर। ये कहाँ है? त्रिकूट पर्वत पर करौली जिले में है। त्रिकूट पर्वत पर है,
त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पहाड़ी कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर दुर्ग स्थित है त्रिकूट पहाड़ी पर। तो और त्रिकूट पर्वत पर किसका मंदिर है, तो केला देवी का मंदिर है, ठीक है ना। और ये इस माता का मंदिर, इस मुख की बात करें तो इसका मुख थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों, ठीक है ना। और इस बोहरा भक्त की छतरी भी बनी हुई है मंदिर के सामने, ठीक है ना। और बात करें अपन अगले प्रश्न के बारे में, तो देखिएगा दोस्तों, जैसलमेर का सोनार किला कितने साकों के लिए जाना जाता है। जैसलमेर में दोस्तों कितने साके हुए हैं, तो 2.5 साके हुए। कितने साके हुए दोस्तों, 2.5 साके। 2.5 का मतलब 2 और आधो साको हुए, ठीक है ना। 2 और आधा साका हुआ था, यानी कि प्रथम, यानी कि यहाँ पर जो 2.5 साके इसलिए प्रसिद्ध, यानी कि जो लास्ट में जो 1550 के आसपास जो साका हुआ था दोस्तों, उसमें क्या हुआ कि महिलाओं ने तो जोर, यानी कि पुरुष तो केसरिया कर लिया था, यानी कि महिलाएं जोर नहीं कर पाई थी, ठीक है ना। टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए। आगे देखिएगा दोस्तों, और राजस्थान में सर्वाधिक जोर चित्तौड़गढ़ में हुए हैं 3 जोर। और राजस्थान का प्रथम जोर यानी कि कहाँ हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग जो जल जोर था। हीरों का नाग किस मंदिर के में चढ़ाया जाता है दोस्तों, हीरों का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऋषभ देव जी का मंदिर ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उदयपुर में। ऋषभ देव का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में, जहाँ क्या चढ़ती है, केसर चढ़ती है, ठीक है ना। और जो बेल जनजाति होती है वो ऋषभ देव जी केसर को खाकर, ऋषभ देव के मंदिर में चढ़ी केसर को खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये भी एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में हो जाएगा, कैलाशपुरी उदयपुर में हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर, ठीक है ना। अंबिका माता का मंदिर ये भी जगत गांव उदयपुर में हो जाएगा। अंबिका माता का मंदिर कहाँ है, जगत गांव उदयपुर में, जिसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं। जगदीश मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये भी बना हुआ है पिचोला जेल में। जगदीश मंदिर कहाँ हो जाएगा, पिचोला जेल उदयपुर के आसपास, ठीक है ना, उदयपुर में है ये पिचोला जेल उदयपुर में। और इसके करेक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी का मंदिर, जो कैलाशपुरी उदयपुर में है, बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ क्या है, हीरो का नाग इस मंदिर में चढ़ाया जाता है दोस्तों। और उदयपुर का जो राजवंश था वो अपने आप को तो सामंत मानते थे, जबकि एकलिंग जी को अपना राजा मानते थे, ठीक है ना दोस्तों। आगे देखिएगा, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था, यानी कि टोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये टोडगढ़ हो जाएगा अजमेर में। कहाँ है बना हुआ है टोडगढ़, अजमेर में, यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। अंग्रेजों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है, ठीक है ना। टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था, तो कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था, इसी के नाम पर है, कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था, ठीक है ना। यानी कि कुंभा ने तो बहुत सारे बनवाए थे, यानी कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार राजस्थान में, यानी कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है, यानी कि परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों। तो यानी बसंतगढ़ की बात करें तो बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये सिरोही में स्थित है। कहाँ बना हुआ है बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही में बना हुआ है, ठीक है ना। इसका निर्माण भी महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। त्रिभुवन दुर्ग ये करौली में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, करौली में। शाहबाद दुर्ग, ये भी शाहबाद दुर्ग कहाँ हो जाएगा, शाहबाद दुर्ग एक तो धौलपुर में, कहाँ है, धौलपुर में भी है शाहबाद दुर्ग। और शेरगढ़ दुर्ग ये कहाँ हो जाएगा, बाराम में, कहाँ हो जाएगा, बाराम में। तो यहाँ प्रश्न है, यानी कि परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, परवन नदी के किनारे बना हुआ है दोस्तों शेरगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, बाराम में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है, गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है, तो गोदावरी उद्यान की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खेरवाड़ा उदयपुर में है गोदावरी उद्यान, ठीक है ना। कोलकाता, उदयपुर, देवगढ़, प्रतापगढ़, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेरवाड़ा। कहाँ हो जाएगा, खेरवाड़ा उदयपुर में है गोदावरी उद्यान, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, संत पेपा की छतरी किस दुर्ग में बनी हुई है, यानी कि संत पेपा थे उनकी छतरी कौन से दुर्ग में बनी हुई है दोस्तों। संत पेपा की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो संत पेपा की छतरी की बात करें तो ये बनी हुई है गागरोन झालावाड़ में। तो क्या है, इनकी छतरी हो जाएगी, ठीक है ना। छतरी कहाँ बनी हुई है, गागरोन झालावाड़ में। जबकि संत पेपा की गुफा की मैं बात करूँ तो इनकी गुफा कहाँ बनी हुई है, तो टोडा राय सिंह टोंक में इनकी गुफा बनी हुई है। टोडा राय सिंह टोंक में क्या है, इनकी गुफा है। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, संत पेपा का मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों, तो मंदिर बना हुआ है समदड़ी गांव बाड़मेर में। समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, समदड़ी गांव बाड़मेर में। तो क्या हो जाएगा इनका मंदिर।
और इनकी गुफा टोडराई सिंह टोंक में, और छतरी इनकी घाघरोन झालावाड़ में। संत पिपा दोस्तों पहले क्या थे, राजा थे, तो राजा से फिर बाद में क्या बन जाते, सन्यासी बन जाते, संत बन जाते। और ये दर्जी समुदाय के मुख्य आराध्य देवता है दोस्तों संत पिपा जी। संत पिपा जी की पत्नी का नाम सीता था और इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। और संत पिपा ने क्या कहा है दोस्तों, एक कथन कहा है इनके बारे में, यानी कि इन्होंने कहा है, जीव मार जीवन करे, जीव मार जीवन करे, खाता करे बकान, संत पिपा कह गए थाली में मसान। यानी कि जीवों के बारे में इन्होंने बहुत ही शानदार पंक्ति कही है ये। और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में बना हुआ है। सिवाना दुर्ग कहाँ है दोस्तों, बाड़मेर में बना हुआ है दोस्तों। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं सिवाना दुर्ग को, ठीक है ना। जालोर दुर्ग ये हो जाएगा जालोर। कोषवर्धन दुर्ग, कोषवर्धन दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों, जो कोषवर्धन दुर्ग जो 12 जिले में जो बना हुआ है उसे कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं, ठीक है ना। शेरगढ़ दुर्ग को। आगे देखिएगा दोस्तों, नगर सागर किस जिले में स्थित है, यानी कि नगर सागर यानी कि झील है ये दोस्तों, नगर सागर ये झील ये कहाँ स्थित है, तो नगर सागर झील हो जाएगी दोस्तों बूंदी में। कहाँ हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी नगर सागर झील। कोलाई झील कहाँ स्थित है, तो कोलाई झील बीकानेर में है। यहाँ कपिल मुनि का क्या लगता है, कोलायत बीकानेर में, कोलाई झील बीकानेर में हो जाएगी। यहाँ यानी कि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, ठीक है ना। कोलाई जिले में चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 39 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन में है। 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं दोस्तों, बताइएगा 7 सहेलियों का मंदिर किसे कहते हैं। तो 7 सहेलियों का मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, झालावाड़ में बना हुआ है। शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहाँ बना हुआ है, झालावाड़ में। और पद्मनाथ जैन मंदिर, यानी कि जो गागरोन झालावाड़ में दोस्तों, झालरा पाटन में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर क्या बना हुआ है, सूर्य मंदिर, उसे उसके पास में यानी कि पद्मनाभ मंदिर बना हुआ। कौन सा मंदिर बना हुआ, पद्मनाभ मंदिर। इसे क्या कहते हैं, 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, 7 सहेलियों का मंदिर कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा, रामनगर किसका प्राचीन नाम है, यानी कि ये प्रश्न आया हुआ है पहले BSTC एग्जाम में। रामनगर किसका प्राचीन नाम है, तो प्राचीन नामों से भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों। तो रामनगर प्राचीन हो जाएगा, यानी कि श्री गंगानगर का, श्री गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, रामनगर। क्या नाम मिलता है, रामनगर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, मैगजीन का दुर्ग कहाँ स्थित है, यानी कि मैगजीन का दुर्ग कहाँ बना हुआ है, तो आमेर का दुर्ग तो जयपुर में बना हुआ है, ठीक है ना। मैगजीन का दुर्ग बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, अजमेर में। मैगजीन का दुर्ग यानी कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया था, मुगलों के द्वारा करवाया गया था। मुगलों के द्वारा करवाया गया था। मुगल किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अकबर का क्या कहते हैं इसे दोस्तों, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसे, ठीक है ना। अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इसे, मैगजीन के दुर्ग को, ठीक है ना। ये अजमेर में स्थित है और ये एकमात्र जो मुगलों द्वारा निर्मित दुर्ग है, अकबर ने बनवाया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बस कुछ और यानी कि थोड़ी देर का और इंतजार करिएगा दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा। 42 नंबर आ चुके हैं दोस्तों, केवल 50 प्रश्न होने वाले हैं और भी यानी कि नई नई जानकारी मिलने वाली है आपको। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, नाहरगढ़ के प्राचीन नाम की बात करें यानी कि, तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगी, केवल अपन उत्तर देखते हैं दोस्तों, तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका प्राचीन नाम, सुदर्शनगढ़। सुदर्शन यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र का नाम था सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम यानी कि नार सिंह भोमे के नाम पर रखा गया था। ये दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि बनाते समय यानी कि टूट जाया करता था, नार सिंह भोमे की यहाँ बलि दी गई थी, फिर बाद में ये बना था। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल किस जिले से होता है, तो लूनी नदी के बारे में मैंने पूरी बता दिया था, पूरी चर्चा की थी। तो लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर से। कहाँ से होता है, अजमेर से। 2 धाराओं के रूप में, सरस्वती व सागरमती के रूप में, गोविंदगढ़ के निकट जाकर ये दोनों मिल जाती है, फिर लूनी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो इसके बारे में भी बता दिया था मैंने, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं। तो राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं राजस्थान का गांधी, तो गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी, ठीक है ना। जबकि भोजीलाल पांड्या को क्या कहते हैं दोस्तों, वागड़ का गांधी कहते हैं। वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, तो भोजीलाल पांड्या को। जानकी लाल बजाज, जानकी लाल बजाज को यानी कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहता है। 5वां पुत्र था जमनालाल बजाज, जो सीकर का यानी कि सीकर का निवासी थे, ठीक है ना। और दामोदर लाल व्यास, तो राजस्थान का इसे क्या कहते हैं दोस्तों, लौह पुरुष कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो दामोदर लाल व्यास को कहते हैं राजस्थान का लौह पुरुष। जबकि भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना दोस्तों।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में 45 नंबर का प्रश्न आ चुका है दोस्तों। पिछवाई कला किससे संबंधित है? पिछवाई कला की मैं बात करूं तो पिछवाई कला किससे संबंधित है? तो पिछवाई कला संबंधित है दोस्तों श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण के यानी कि मंदिर कहाँ बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। वहाँ पिछवाई कला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। केले की साँची भी प्रसिद्ध है वहाँ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, पिछवाई कला ये हो गया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया दोस्तों? राजस्थान वर्तमान स्वरूप में जो अभी वर्तमान में जो राजस्थान बना हुआ है ये कब आया था वर्तमान स्वरूप में? तो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था दोस्तों 1956 में, 1 नवंबर 1956 में आया था, 1 नवंबर 1956 में। यानी कि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। जबकि राजस्थान स्थापना दिवस तो मनाया जाता है 1 नवंबर को और राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यानी कि 4 बड़ी रियासतों का विलय हुई थी राजस्थान में, ठीक है, इसलिए, ठीक है ना। और 1959 में राजस्थान में यानी कि प्रथम बार यानी कि क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई। इंदिरा गांधी नहर की जो आवश्यकता क्यों हुई राजस्थान में? अत्यधिक गर्मी के लिए, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। बरसात के लिए तो नहीं होगा। सर्दी के लिए नहीं। तो पानी के अभाव के लिए, यानी कि पानी की कमी थी राजस्थान में, इसलिए किसकी आवश्यकता हुई थी? इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी के अभाव से। अगला प्रश्न देखिएगा, 48 नंबर का प्रश्न है, लाग बाग क्या थी? लाग बाग क्या थी दोस्तों? चिड़िया का नाम है क्या? किसानों पर आरोपित कर है। तोप का नाम है क्या? मान सिंह के हाथी का नाम था क्या? मान सिंह के हाथी का नाम तो क्या था दोस्तों? मर्दाना था। क्या नाम था? मर्दाना। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। तो ये दोस्तों किसानों पर लगाया गया एक आरोपित कर है दोस्तों। क्या है? किसानों पर लगाया गया एक कर है लाग बाग, जो राजस्थान में यानी कि बिजोलियाँ के किसानों पर लगाए गए थे। यानी कि राजस्थान में सभी जगह लगाते थे, लेकिन ये लाग बाग का सर्वाधिक विरोध कहाँ हुआ था दोस्तों? ये बिजोलियाँ किसान आंदोलन में सर्वाधिक हुआ था इसका। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध हैं? यानी कि ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले से उपलब्ध हुए हैं? तो ताम्र संस्कृति की बात करें अपन तो ये हो जाएगा दोस्तों उदयपुर से। उदयपुर से उपलब्ध हुए ताम्र संस्कृति के अवशेष, ठीक है ना। यानी कि अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इतना तो आप देख ही सकते हो। यानी कि आशा करता हूँ दोस्तों, यानी कि कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपकी कितने प्रश्न सही हुए हैं 50 में से। बहुत ही शानदार तरीके से सवालों को सोल्व करवाने की कोशिश की है मैंने। यानी कि डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना कहाँ है? पहले तो डेगाना को देखते हैं। ये डेगाना दोस्तों नागौर जिले में स्थित है। कहाँ है ये? नागौर में। अब ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों टंगस्टन की खान है यहाँ पर। डेगाना क्षेत्र में किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो टंगस्टन के लिए जाना जाता है। टंगस्टन की खान है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपन ये अपना पहला BSTC यानी कि BSTC का पहला मॉडल पेपर था जीके का। और भी आने वाले समय पर अपन यानी कि बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आते रहेंगे। और इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल में भी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन BSTC के एग्ज़ाम तक मॉडल पेपर लेते रहेंगे और अपनी तैयारी को अपने आप परखते रहिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और तरीका कैसा लगा आप बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।